और आज की कहानी का नाम है काफल पाको मैनी चाखो। दूर एक पहाड़ सदियों से तपस्या में था और शायद इसलिए वहां के पहाड़ियों के हिस्से में संघर्ष आया। आता भी क्यों ना, तपस्या में अक्सर परीक्षा होती है। पहाड़ तप करता गया और पहाड़ी परीक्षा देते गए। हालांकि सबकी परीक्षाएं एक जैसी नहीं होती। यहाँ भी डार्विन का जीवन संघर्ष सिद्धांत काम करता है, या यूं कहें कि नियति खेल खेलती है। ऐसे ही संघर्ष और नियति की डोर से बंधी थी एक माँ और बेटी। माँ अपनी पीठ पर पहाड़ ढोती है और बेटी लदे पहाड़ से सुंदर सुंदर फूल तोड़कर अपनी कंडी सजाती थी। लेकिन फूलों से पेट नहीं भरता, इसलिए माँ ने हमेशा बेटी को ढोने की सीख दी। जिम्मेदारी से लेकर घास, लकड़ी, गोबर, पत्थर, वो सब कुछ अपने साथ ढुलवाया जिससे उनके घर चूल्हा जल सके। लेकिन समय का पहिया हर साल बदलता था और आता था गर्मियों का मौसम, जब उन दोनों के संघर्ष में तिल जितनी ही सही लेकिन कमी जरूर आती थी। दरअसल उस मौसम जंगलों में काफल लगते थे। वो छोटे छोटे जंगली बेर सरी के फल उनके लिए पहाड़ का प्रसाद थे। माँ जंगल जाती और खूब सारे काफल तोड़ लाती और फिर उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेती। वो चंद पैसे उनके लिए कुबेर का खजाना थे। जब माँ काफल बेचने जाती, बेटी घर के सारे काम करती और जब माँ वापस आती तो साथ लाए पैसे देखकर अपने सपनों की कंडी में फिर फूल सजाने लगती। उनके लिए थोड़ी सी उम्मीद जिंदगी का उत्सव थी, लेकिन कभी कभी उत्सव खत्म होने से पहले खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। एक सुबह माँ और बेटी जंगल गए। उन्होंने पूरी एक टोकरी काफल इकट्ठे किए। बच्चे का मन बार बार 2-4 दाने खाने का कर रहा था, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। आखिरकार उन्हें बेचकर ही तो घर का गुजारा होना था। लेकिन बेटी ने बुरा नहीं माना। वो माँ के साथ पहाड़ की ऊंचाई चढ़ती गई और एक एक काफल तोड़कर टोकरी में भरती रही। मन की इच्छा और समझदारी के फर्क को समझने में कई लोगों की जिंदगी निकल जाती है, लेकिन जब जिंदगी के घर के दरवाजों पर भूख दस्तक देती है तब इच्छाएं खिड़कियों से सर्र से बाहर निकल जाती हैं। बेटी की जिंदगी भी उसी घर की तरह थी। वो जानती थी कि दरवाजे पर भूख जल्द ही दस्तक देने आ जाएगी। शायद इसलिए उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि वो दरवाजे पर आई भूख को भगाने की कोशिशों में माँ के साथ जुट गई। ऐसा भी नहीं था कि माँ को बेटी की इच्छा का पता नहीं था। बेटी को छोटी छोटी चीजों के लिए मना करना उसका कलेजा दुखा देता था। उसकी बेटी के अलावा उसका और था ही कौन। वो खुद भी इसलिए ही तो थी क्योंकि उसकी बेटी थी। लेकिन बेटी को बुनियादी सुखों से दूर करने का दुख उसे हर रोज कचोटता। कितनी रातें होती जब एक रोटी होने पर वो बेटी को पूरी की पूरी रोटी दे देती और खुद पानी पीकर चैन से सो जाती। लेकिन जब एक भी रोटी नहीं होती तो बेटी को भूखा सुलाना उसके लिए मौत जैसा होता था। उसका मन इस दर्द से भरा हुआ था जो अक्सर टीस बनकर गाता। कभी खूब सी अंगड़ी चदरी धोती में त्वे कुनी लायो। कभी खूब सी अंगड़ी चदरी धोती में त्वे कुनी लायो। मेरा मोर तिन अर बिचारी भर पेट की खाणू नी खायो। हसूली धगूली दूर रही पर एक सूत भी मिन गढ़ायो। तेरा नाक को मुरखुलो तक भी पापी पेट की भेंट चढ़ायो। कभी खूब सी अंगड़ी चदरी धोती में त्वे कुनी लायो। दुख का साथ कुछ ऐसा ही था, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि आज उन दोनों ने काफलों से पूरी टोकरी भर ली थी। माँ जानती थी कि आज उसकी बेटी भर पेट खाना खाएगी और इससे उसका अपराध बोध थोड़ा कम हो गया था। दोनों अपने घर वापस आती हैं कि तभी माँ देखती है कि उसके जानवरों के पास चारा नहीं है
वो एक पल सोचती है कि बेटी को घास के लिए भेज दूं, लेकिन फिर सोचती है कि अरे बेटी थक गई है, उसे आराम करने देती हूँ और काफल आज दिन की जगह शाम को बेच दूंगी। माँ अपनी दरांती और जुड़ू यानी रस्सी उठाती है और अपनी बेटी से कहती है, मैं घास लेने जा रही हूँ, लेकिन बेटा इनका ध्यान रखना और जब तक मैं ना हूँ इन्हें बिल्कुल मत खाना। मुझे पता है तुझे काफल खाने हैं, लेकिन बाजार वाले हिस्से पूरे हो जाएंगे तो मैं तेरे लिए थोड़े निकाल के रख दूंगी। बेटी माँ के आदेश का जंग में खड़े किसी सैनिक की तरह पालन करती है और काफिलों का पूरा ध्यान रखती है। हालांकि इस दौरान कई बार उन रसीले काफिलों को देखकर उसका मन ललचाया, लेकिन उसने अपने मन को पूरा काबू किया और एक भी काफिल नहीं खाया। पहरेदारी और इंतजार में उसकी नींद लग गई और दोपहर होते होते उसकी माँ आ गई। लेकिन जैसे ही माँ ने टोकरी देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेहनत से लाए काफल कम हो गए थे। माँ का शरीर भूख में सुबह से काम करते करते टूट चुका था और कम हुए काफिल से उसकी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई थी। उसने काफिल की टोकरी के पास सोई अपनी बेटी देखी और उसे बहुत गुस्सा आया कि मना करने के बावजूद बेटी ने काफिल खा लिए हैं। क्रोध इंसान को अंधा कर देता है और यहाँ भी यही हुआ। माँ ने अपने घास की गठरी एक तरफ फेंकी और बेटी को उठाकर गुस्से में पूछा, काफिल कैसे कम हुए? तूने खाए है ना? क्यों खाए? मैंने मना किया था ना। अब क्या बेचूंगी? बता, क्यों खाए तूने काफिल? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। मैं तो यहाँ इनकी रखवाली कर रही थी, मैंने काफिल नहीं खाए। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। माँ का गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसने बेटी को मारना शुरू कर दिया। बेटी रोते रोते कहती गई कि मैंने नहीं चखे, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार मारते गई, जिससे उसकी बेटी अधमरी सी हो गई। और आखिरकार मारते मारते एक जोर से वार किया, जिससे वो छटक कर आंगन में गिर पड़ी और बेटी का सर पत्थर में लगा, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। बेटी का बहता खून देखकर माँ को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसने बेटी को गोद में उठाकर माफी मांगी, उसे खूब सहलाया, सीने से लगाया। देर तक उसे हिलाती डुलाती रही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटी दम तोड़ चुकी थी और माँ एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसने अपने इकलौते सहारे को, अपनी ही औलाद को अपने हाथों से मार डाला। पहाड़, सूरज, आसमान और काफिलों की टोकरी इस दुख के गवाह थे। सब वहीं रहे, लेकिन सूरज हर रोज की तरह डूबा और जब शाम की चादर फैली तो काफिल की टोकरी फिर से पूरी भर गई। जब जिंदा लाश बनी माँ की नजर टोकरी पर पड़ी तो उसे समझ आया कि दिन की चटक धूप और गर्मी के कारण काफिल मुरझा गए थे और शाम को ठंडी हवा लगती ही वो फिर से ताजे हो गए। माँ ने अपना सर पीटा और उसी पल सदमे से गुजर गई। पहाड़ के दो पहाड़ी नियति और जीवन संघर्ष सिद्धांत के खेल में हार गए। कहा जाता है कि वो दोनों माँ बेटी मर के चिड़िया बन गईं और जब भी पहाड़ों में काफल पकते हैं तो एक चिड़िया बड़े दर्द भरी बाहों में गाती है, काफल पाको मैंने चाखो, यानी काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरी चिड़िया पुकार कर कहती है, पुर पतई पुर पुर, यानी पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।